जीव जगत का वर्गीकरण। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्ट किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, वायरस, वीरोइड तथा लाइकेन। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र तथा आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित है थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस के कालों में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिन्होंने उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक सममित केंद्रिक एवं प्रोकैरियोटिक असममित केंद्रिक, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषित कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझ जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसी के अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारिकीय के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या एक एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धति, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण मोनेरा 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति में सेलुलोस रहित बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल, कुछ में उपस्थित सेलुलोस रहित काइटिन युक्त उपस्थित सेलुलोस सहित अनुपस्थित। केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित, उपस्थित, 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 उपस्थित। काय कोशिका, कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अदृढ़ ऊतक, ऊतक अंग, ऊतक तंत्र, ऊतक अंग, अंग तंत्र। पोषण का की विधि स्वपोषी, रासायनिक संश्लेषित एवं प्रकाश संश्लेषित तथा परपोषीय, मृत पोषी एवं परजीवी। स्वपोषीय, प्रकाश संश्लेषित तथा परपोषीय, मृत पोषी एवं परजीवीय। स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषित, परपोषीय, प्राणी समभोजीय, मृत पोषी इत्यादि। प्रजनन की विधि सुयुग्मन, युग्मन, संलयन एवं संयुग्मन, निषेचन। सन 1969 में R.H. विल्टेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंधित उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन्हीं जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिसमें वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इसके पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल, फंजाई, मार्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी सम्मिलित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत
को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस सिद्धांत के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइडा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसी परपोषिका रहित पादपों जैसी स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लोमाइडोमोनास एवं क्लोरा, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणियों जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसी वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिक, इकाइकी एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा व फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटियम, एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। मोनेरा जगत, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आती हैं। ये सूक्ष्म जीवी में सर्वाधिक संख्या में होती हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरने, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवियों के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह, गोलाकार फोकस बहुवचन कोइकाई, छंडाकार बेसिलस बहुवचन बेसिलाई, कमाओकार के बिफ्रियम बहुवचन बिफ्रियम तथा सर्पिलाकार स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिलिया में बांटा गया है। चित्र 2.1 में दिखाए गए हैं। कोकाई, बेसिलाई, बीजाणु, स्पाइरिला, कसाब, विब्रियो विभिन्न आकार के बैक्टीरिया का दृश्य दिखाई गई है। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होती हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आद्य बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोफी, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिलस एवं कच्छ क्षेत्र में मेथेनोजेन में पाए जाते हैं। आग्ध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरियों की कोशिकाएं भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मेथेनोजेन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यूबैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक
का सब जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी होते हैं। चित्र 1.2 साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय क्लोनीय तथा अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल है, इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टक एवं एन बिना परागण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषित बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषीय बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्यों के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। एक तंतुमयी शैवाल नाक स्टार्ट हेटेरोस्टिक श्लेष्मा और आच्छादित। चित्र 2.2 में प्रदर्शित किया गया है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पूरा हस्तांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सभी छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, डीएनए एक विभक्त होते हुए बैक्टीरिया का दृश्य दिखाया गया है। प्रोटिस्टा सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है, वह दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपंक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को एक पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पच्छाम्ब भी पाए जाते हैं। ये लैंगिक तथा अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेसिमड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्र प्रांगण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निषेचेष्ट रूप से बहते हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप में दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। इस भित्तियों में सिलिका होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इसी प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्ष में जमा हुए इस अवशेषों को डाइएटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पालिश करने, तेलों तथा सिरप के निषेचन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। डाइनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्र एवं प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट
जिलेट में दो कोषाभ होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लेट सीलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का लाल जल लाल लाल तरंगें दिखाने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीवों से निकलने जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरणतः गोनिला गोनिलैक्स यूग्लिनाइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है, जो इनकी संरचना की लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना चित्र 2.4 ब में दिखाई गई है और ये ग्लेन्युलैक्स अ वाले में दिखाई गई है। अपंक कवक अपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकायक काय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ये 100 वाले में दिखाए गए हैं। प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी तथा अथवा परजीवी की सतह परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणी के पुरातन संबंधित हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्र जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कोट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच लेते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंड अमीबा परजीवी होते हैं। चित्र प्रोटोजोआ दिखाई गई है। अ बारे में डायनोफ्लेजिलेट यूग्लिना, ब वाले में अपंक कवक, स वाले में पैरामीशियम, द वाले में दिखाई गई है। कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाव पाया जाता है। परजीवी कसावी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिनसे निर्दयालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरणतः ट्रिपैनोसोमा पच्छावी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पच्छाव पाए जाते हैं। इनमें एक गुहिका ग्रासिक होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पच्छाव की लयबद्ध गति के कारण जल में पूर्ति भोजन ग्लूट की तरफ भेज दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए पैरामीशियम चित्र 2.4 में स्पायरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संश्लेषण करने योग्य बीजाणु जैसे अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या में आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। कवक फंजाई जगत। परपोषी जीव में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी अकारिकीय तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। अपने नम रोटी पर सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्यतः छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूरल भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे जैसे जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पिक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और यह हवा, जल, मिट्टी
में तथा जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों में सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है, लेकिन इष्ट जो एक कोशिकीय है, इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागा की तरह की संरचना होती है जिनमें कवक तंतु हो कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नालिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा भरा होता है जिन्हें संश्लेषित कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषीय होती हैं। ये मृत सब्सट्रेट्स में घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। फंजाई में जनन कायकीय खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं तथा धानी बीजाणु तथा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निशिकतांड उस्पोरा एक एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम जीवाणु बीजाणुओं द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इस प्रकार प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 2 केंद्रों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। युग्मनज में मियासिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन के संयोजक संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणक कोशिकाओं में संलयन के तंतु के बाद एक द्विगुणक 2n कोशिका बनी होती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस के द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पितरक केंद्र संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलन काय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की अकारिकीय बीजाणु बनाने तथा फलन काय बनाने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। अ वाले चित्र में दिखाई गई है, ब वाले चित्र दिखाई गई है। और फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भर स्थानों अथवा पौधों के अविकल्पी परजीवियों के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपतटीय तथा बहुकेंद्रीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धात्री में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मों के संलयन से युग्माणु बनाते हैं। इन युग्मों का अकारिकीय एक जैसी सम युग्मता अथवा भिन्न असम युग्मता अथवा विषम युग्म की हो सकती हैं। इसके सामान्य उदाहरण है मयूकर राइजोपस रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं तथा एल बुगो सरसों का परजीवी फंजाई एस्कोमाइसीटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकीय जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसीसीज के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होता है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी एवं समलग्राही पशु विष्टा चित्र फंजाई मयूकर एस्पार्सिज एगोरिसिक दिखाए गए हैं। पर उगने वाली होते हैं। कवक जलाशक्ति तथा पटीय होते हैं। लैंगिक जीवाणु
कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडी मदर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणुओं को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थाइलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलन काय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है एस्परजिलस चित्र 5.2.5 व क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले नारियल तथा ट्राइफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें स्वादु भोजन समझा जाता है। बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, फ्रैंक्ट फंजाई अथवा पंख बाल है। ये मिट्टी में लट्ठों अथवा वृक्षों के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड, स्मट, कवक जाल, शाखित तथा पट्टीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते, लेकिन कायकीय जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोमैगी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायकीय कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिकीय होती है, जिससे अंतः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियासिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम पर बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस मशरूम चित्र 2.5 आस्टिलैंगोकंड तथा पक्सिनिया की कीटस फंगस है। ड्यूटेरियोमाइसीटीज इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायकीय अप्रावस्था ही ज्ञात हो पाई है। अब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यदि यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायकी प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज में रखा दिया गया हो, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंध कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरियोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरियोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरियोमाइसीटीज केवल लैंगिक बीजाणु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टी एवं शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं, जिसके कुछ उदाहरण अल्टिनेरिया, क्लाइटोट्राइकम तथा ड्राइकोडम है। पादप जगत प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों के और अमरबेल कुसकुटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं
जो सेलुलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्म, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्म द्विभिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज 2n में मियासिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। युग्मद नर तथा मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संचित एकांतरण कहता है। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुत कोशिकीय हैं और उनका कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषणित अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों के विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है तथा बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ की विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विशिष्ट वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। विषाणु, वायरस, वाइराइड, प्रोसंग, प्रिओन तथा लाइकेन। बिटकर द्वारा सुझाए 5 जगत पर वर्गीकरण में लाइकेन व अकेशकीय जीव जैसे वायरस, वाइराइड्स तथा प्रोसंग, प्रिओन का उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये शीर्ष कलरा आच्छादन तंतुपुंज RNA के कैप्सिड ये अ वाले में ट्रोबैंको मैजेक वायरस TMV और जीवाणु भोजी ये वायरस दिखाई गई है। ब वाले में वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब वे कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब वे मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैले तरल। डिमित्री इवनोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरियों से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। MW बेजरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस तरल को कैंटिजियम वाइनिम फ्लूइडम संक्रमित जीवित तरल कहा। WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस के रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होती है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो
आरएनए तथा अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ से संक्रमण होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाली आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाली आरएनए अथवा डीएनए होती हैं। बैक्टीरियल वायरस अथवा बीजाणु भेजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेंटिकासक कुंडलीन अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस में पंपस, चेचक, हर्पिज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मेजैक बनाना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायराइड सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण सिमडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। प्रोसंक प्रिओन आधुनिक चिकित्सक में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी प्रोवाइन स्पंजीफोरम एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडुकाउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार सी और जैकब रोग कैटुजेफेल्ड जैकब डिजीज होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक के शैवालास तथा कवक के घटक को माइकोवाइटक कवक कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दोनों विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण में बहुत अच्छे संकेत हैं, वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते। सारांश: सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। वेटेकर ने इसके बाद एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया हैं। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जीववितांतीय संबंध हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधित विविध अत्यंत वृहत है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी तथा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लोजिलेट, यूग्लिनाइड, अपंक, कवक और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन और लैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत भिन्नता होती है। अधिकांशतः कवक में मृत जीव प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता
है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटीरियोमाइसीटीज आते हैं। प्लांटी पादप जगत के सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिजोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मोद्भिद और जीवाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। पर पोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिकीय जीव जैसे वायरस तथा वीराइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है।